प्रिय विद्यार्थियों, अभी तक इस चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा स्थलमंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है, जिन्हें स्थलमंडलीय प्लेट कहते हैं। और ये प्लेटें बहुत ही धीमी गति से गति करती रहती है, जिसके कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है। और ये जो परिवर्तन है, दो प्रकार के बल यहाँ पर काम करते हैं। इन जो गतियों के लिए जो जिम्मेवार बल है वो है अंतर्जनित बल, जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में काम करते हैं, और बहिर्जनित बल, जो पृथ्वी के बाहरी भाग या ऊपरी भाग के ऊपर काम करते हैं। अंतर्जनित बल में दो प्रकार के बल होते हैं। एक आकस्मिक बल, जो बहुत तेज गति से मूवमेंट करते हैं, जैसे भूकंप आता जिसके कारण, या ज्वालामुखी के अंदर विस्फोट होता है, या पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर भूस्खलन होता है। दूसरा बल अंतर्जनित बल में है पटल विरूपणी बल, जिसके कारण पर्वतों का निर्माण होता है। इसके अलावा हम बात कर रही थी हमने बहिर्जनित बल की। इसके अंदर दो मुख्यतः कारक है जो काम करते हैं, अपर्दन और निक्षेपण का काम। तो अपर्दन का और निक्षेपण का काम नदी या बहता जल करता है, पवनों द्वारा किया जाता है, समुद्री तरंगों द्वारा या हिमनद द्वारा किया जाता है। हिमनद अर्थात जो ग्लेशियर के नाम से जिसे हम ज़्यादा जानते हैं। फिर हमने ज्वालामुखी के बारे में पढ़ा था कि ज्वालामुखी भूपर्पटी या पृथ्वी की सतह पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक बाहर निकलते हैं। इसके बाद हमने भूकंप के बारे में जाना था कि भूकंप क्या होता है, भूकंप की उत्पत्ति कैसे होती है, इसके बारे में हमने पढ़ा था। और भूकंप से क्या क्या नुकसान होते हैं। भूकंप को हम रिएक्टर स्केल पर मापते हैं, और एक भूकंप लेखी यंत्र जिसे सिस्मोग्राफ कहा जाता है उसके द्वारा इसे मापा जाता है। इसके अलावा हमने पढ़ा था भूकंप से बचाव की हम तैयारी कैसे कर सकते हैं, क्योंकि भूकंप की कोई भी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। अभी हम बात करेंगे मुख्य स्थलाकृतियों की। तो मुख्य स्थलाकृतियों की जब हम बात करते हैं तो उसमें देखिए अपक्षय एवं अपर्दन। अपक्षय और अपर्दन में सबसे पहले आप अंतर जान लीजिए। ये दोनों समानार्थी शब्द है वो लगते हैं, लेकिन यहाँ पर अलग अलग प्रयोग है, तो अलग अलग ही शब्द है ये दो समानार्थी नहीं है। अपक्षय का अर्थ होता है चट्टानों का अपने ही स्थान पर टूटना फूटना अपक्षय कहलाता है। और अपर्दन, जब चट्टानें अपने स्थान से टूट फूट कर किसी भी कारक द्वारा, जैसे बहते पानी के द्वारा या फिर हवा के द्वारा उड़ाकर उस स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाई जाती है, तो उस प्रक्रिया को अपर्दन कहा जाता है। अपक्षय एवं अपर्दन नामक दो प्रक्रमों द्वारा दृश्य भूमि लगातार विघटित होती रहती है, अर्थात टूटती रहती है या उसके अंदर परिवर्तन होता रहता है। पृथ्वी की सतह पर सैलों के टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है। भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपर्दन कहते हैं। तो यहाँ से आप अपक्षय और अपर्दन की परिभाषा भी नोट कर सकते हैं। वायु, जल आदि अपर्दित पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं और फलस्वरूप एक स्थान पर निक्षेपित या जमा कर देते हैं। अपर्दन एवं निक्षेपण के ये प्रक्रम पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं। इससे अभी हम देखते हैं नदी के कार्य। नदी किस प्रकार से अपर्दन का कार्य करती है या निक्षेपण का करती है, और उससे कौन सी स्थलाकृतियां बनती है। इससे पहले हम देख लेते हैं, क्या आप जानते हैं विश्व में हजारों छोटे छोटे जलप्रपात हैं या वाटरफॉल्स जिन्हें हम कहते हैं। सबसे ऊंचा जलप्रपात दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला का एंजेल जलप्रपात है। अन्य जलप्रपात उत्तरी अमेरिका में कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित नियाग्रा जलप्रपात है, और अफ्रीका में जाम्बिया एवं जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित विक्टोरिया जलप्रपात है। ये यहाँ पर नियाग्रा जलप्रपात या नियाग्रा फॉल्स का जो पिक्चर है वो दिखाया गया है। अब हम बात करते हैं नदी के कार्य की। नदी के जल से दृश्य भूमि का अपर्दन होता है। जब किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है तो यह जलप्रपात बनाती है। यहाँ पर दिखाया गया है कि नदी किसी जो कठोर, ये यहाँ पर क्या है, कठोर चट्टान है वो दिखाई गई है, और इसके बीच में क्या है, जल की शक्ति द्वारा काटे गए मृदु शैल, जो मृदु या हम कह सकते हैं जो नरम होते हैं। यहाँ से कोई नदी अगर पीछे से आती है तो वो क्या करती है, वो अगर यहाँ पर अगर नरम चट्टान होती तो ये इसको काटकर और गहरा कर देती, क्योंकि कठोर चट्टान आ गई तो यहाँ ऊंचाई से नदी है वो गिरती है और आगे जलप्रपात का निर्माण करती है। जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने
लगती है। ये यहाँ पर दिखा रखा है इस तरह से। नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को विसर्प कहते हैं। आप यहाँ से विसर्प नोट कर सकते हैं। विसर्प किसे कहते हैं? तो जो नदी के अंदर मोड़ होते हैं उन्हें कहा जाता है। इसके बाद विसर्पों के किनारों पर लगातार अपर्दन एवं निक्षेपण शुरू हो जाता है। ये जो यहाँ पर साइड में जो किनारे हैं नदी के, इनकी बात हो रही है यहाँ पर। विसर्प लूप के सिरे निकट आते जाते हैं। समय के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाता है। ये यहाँ पर कटा हुआ दिखाया रखा है। जैसे ये सिराई यहाँ पर है ऐसे, तो ये पहले यहाँ नदी यहाँ ऐसे मोड़दार थी, तो बाद में ये निक्षेपण के कारण ऐसा हो गया। तो विसर्प लूप के सिरे के निकट आते जाते हैं। समय के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं और एक अलग झील बनाते हैं, जिसे चाप झील भी कहते हैं, या इसे गोखुर झील भी बोलते हैं, क्योंकि गाय के खुर के जैसा इसका आकार होता है। कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर बहने लगती है। फलस्वरूप निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। बाढ़ के कारण नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टी एवं अन्य पदार्थों का निक्षेपण करती है। ऐसी मिट्टी एवं पदार्थों को अवसाद कहते हैं। तो अवसाद किसे कहते हैं वो भी आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। इससे समतल उपजाऊ बाढ़कृत मैदान का निर्माण होता है। ये जो आसपास का इलाका है, ये जब नदी में पानी आता तो वो इसको क्रॉस कर जाती है और यहाँ पर मिट्टी का जमाव कर देती है। नदी के उत्थित तटों को तटबंध कहते हैं। उत्थित का मतलब है जो ऊंचे उठे हुए होते हैं। नदी पहले इतने एरिया में बहती थी, धीरे धीरे कटाव करते हुए नदी गहरी होती गई और अब वो इस एरिया में बह रही है। नदी के उत्थित तटों को तटबंध कहते हैं। समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है तथा नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है, जिनको वितरिकाएं कहा जाता है। यहाँ नदी इतनी धीमी हो जाती है कि यह अपने साथ लाए मलबे का निक्षेपण करने लगती है। बारीक से बारीक जो महीन कण होते हैं उन्हें भी यहाँ पर रेत के वो निक्षेपित कर देती है। प्रत्येक वितरिका अपने मुहाने का निर्माण करती हैं। सभी मुहानों के अवसादों के संग्रह से डेल्टा का निर्माण होता है। ये यहाँ पर मुख्य नदी थी। अब ये यहाँ पर ढाल कम होने के कारण ये कई सारी वितरिकाओं में बट जाती है और ये फिर समुद्र में ये अलग अलग करके ही मिलती है। और इस प्रकार जो आकृति बनती है इसे डेल्टा कहते हैं। इसे डेल्टा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी जो आकृति है वो यूनानी भाषा के डेल्टा अक्षर से मिलती है। तो आओ कुछ करके सीखे, ये आप कर सकते हैं। विश्व की कुछ नदियों के नाम ढूंढे जो डेल्टा का निर्माण करती है। अब हम बात करेंगे, अभी तक जो हमने पढ़ा था वो नदी के कार्य पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे समुद्र तरंग के कार्य। तो समुद्री तरंगों द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां, यहाँ पर समुद्री गुफा है, तटीय मेहराब या स्टैक ये दिखा रखी है। समुद्री तरंग के अपर्दन एवं निक्षेपण तटीय स्थलाकृतियां बनाते हैं। समुद्री तरंगें लगातार सैलों से टकराती रहती है, जिससे दरार विकसित होती हैं। समय के साथ ये बड़ी और चौड़ी होती जाती हैं। इनको समुद्री गुफा कहते हैं, जो यहाँ पर दिखा रखी है। ये इन गुफाओं के बड़े होते जाने पर इनमें केवल छत ही बचती है, जिससे तटीय मेहराब बनते हैं। लगातार अपर्दन छत को भी तोड़ देता और केवल दीवारें बचती हैं। दीवार जैसी इन आकृतियों को स्टैक कहते हैं। ये यहाँ पर पहले समुद्री गुफा दिखा रखा है, इसके बाद फिर तटीय मेहराब बनती है और फिर लास्ट में जब ये इसकी ऊपर की छत है ये भी गिर जाती है, सिर्फ दीवारें खड़ी रह जाती है, उसे स्टैक कहते हैं। समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे सैलीय तटों को समुद्र भृगु कहते हैं। समुद्री तरंगे किनारे पर अवसाद जमा कर समुद्री पुलिन का निर्माण करती हैं। अब हम बात करेंगे हिमनद के कार्य या ग्लेशियर के जो एक्टिविटी होती है उसके बारे में। हिमनद अथवा हिमानी बर्फ की नदियां होती है। तो हिमनद क्या होती है? ये बर्फ की नदियां होती है, आप नोट कर सकते हैं इसे। हिमनद अपने नीचे की कठोर चट्टानों से गोलासमी मिट्टी और पत्थरों को अपर्दित कर देती है और गोलासमी मिट्टी एवं पत्थरों से भूदृश्य का अपर्दन करती है। हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण करते हैं। गर्त हम एक तरह से खाई कह सकते हैं। पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ पिघलने से उन गर्तों में जल भर जाता है और वे सुंदर झील बन जाते हैं। हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे बड़े सैल, रेत एवं
तलछट मिट्टी निक्षेपित होते हैं। ये निक्षेप हिमनद हिममोड़ का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर एक जो हिम नदी है वो दिखाई गई है। ये जो बर्फ की नदी होती है, धीरे धीरे इसमें क्या है, सामान्य नदी में तो पानी जो है वो चलता है, इसके अंदर बर्फ है वो धीरे धीरे करके नीचे की तरफ सरकती है। अब हम बात करेंगे पवन के कार्य की। क्या आपने कभी रेगिस्तान देखा है? बालू टिब्बे के कुछ चित्र एकत्र करने का प्रयास कीजिए। ये यहाँ पर रेगिस्तान के अंदर जो बालू के टिब्बे हैं वो दिखा रखे हैं। रेगिस्तान में पवन अपर्दन एवं निक्षेपण का प्रमुख कारक है। रेगिस्तान में आप छत्र के आकार के सैल देख सकते हैं, जिन्हें सामान्यतः छत्रक सैल कहते हैं। पवन सैल के ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग को आसानी से काटती है, इसलिए ऐसी सैल के आधार संकीर्ण एवं शीर्ष विस्तृत होते हैं। इसमें जैसे एक जो छतरी की आकृति होती है वो बन जाती है, इस तरह से ऊपर जो है चौड़ा रहता है और नीचे एक इस तरह से। पवन चलने पर यह अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है। जब पवन का बहाव रुकता है तो यह रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनाती है। इनको बालू टिब्बा कहते हैं। ये चित्र 3.10 में दिखाए गए हैं बालू के टिब्बे। जब बालू कण महीन एवं हल्के होते हैं तो वायु उनको उठाकर अत्यधिक दूर तक ले जा सकती हैं। जब ये बालू कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं तो इसे लोएस कहते हैं। चीन में विशाल लोएस निक्षेप पाए जाते हैं। तो यहाँ पर प्रिय विद्यार्थियों, आपका तीसरा अध्याय वो समाप्त होता है। थैंक यू।